तो सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया मेरे साथ। क्या? ओ मेरा सारा डेटा उड़ गया। ये देखो ना, यहाँ लिस्ट होती थी ना पहले लेफ्ट में। सारा सीए इंटरमीडिएट का लॉ टैक्स तुम्हारा भी उड़ गया था। तुम्हारा ये सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स को सेपरेटली मैंने डेस्कटॉप पे डाला हुआ था, थोड़ा सा बच गया है। मतलब आगे के जो चैप्टर्स है वो सारे मेरे उड़ गए पिछले। अब कईयों के मैंने पीडीएफ कन्वर्ट नहीं किए थे। अब मेरे को वो सब दोबारा बनाना पड़ेगा, या देखते हैं बैकअप मिल जाए तो। अभी तो करूंगा क्लास के बाद बैठ के कुछ। बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा चैप्टर नहीं गया, बच गया। आधा उड़ गया, आधा चला गया। जो उड़ा, जो सेव नहीं किया था वो उड़ गया। है? कल नहीं हुई? क्यों? धमका भी रहा है भाई। नहीं हुई, कोई रीजन होगा इसकी वजह से नहीं हुई। संडे था, लेनी चाहिए थी, बट आप लोगों की ऑनलाइन भी चल रही थी। ऑनलाइन नहीं चली है? चलो ठीक है, कोई नहीं, एक संडे मिल गया तुम्हें एक्स्ट्रा। अगले संडे से पकड़ते, कोई ना कोई टीचर तो पकड़ेगा ही। चलो, तो प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसमें मैंने जितना सेव किया था वो तो बचा है, जो सेव नहीं किया था वो उड़ गया, तो इसको मैं आगे और लिख दूंगा, दोबारा से बराबर करता हूँ। फिलहाल तो पिछली क्लास का पूरा रिवाइज करते हैं, एंड देन आज हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। प्रोडक्शन नाम का चैप्टर मैंने आपका स्टार्ट किया था। अब ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब हमने जब बहुत सारी कहानियां पिछली क्लास में पढ़ी, और पिछली क्लास में कौन नहीं था? एक दो मिलेगा बैकअप है, जब जल्दी से अपलोड करूंगा। फिलहाल आज मैं सप्लाई चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, सप्लाई के बाद प्रोडक्शन कर दूंगा। तो प्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी विद एन एम टू कैरिंग प्रॉफिट। मतलब मैं एज प्रोड्यूसर कोई रॉ मटेरियल लेकर आ रहा हूं, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज ऐड ऑन कर रहा हूं जिससे पब्लिक क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन। तो मैं सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करूंगा, और फिर वो पब्लिक उस चीज को परचेज करेगी। परचेज करने से पहले मैं प्रोडक्शन करूंगा। प्रोडक्शन के लिए चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में मैं रेंट दे देता हूँ, लेबर के बदले में मैं वेजेस देता हूँ, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता हूँ, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट देता हूँ। आपका एक सिंगल, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोडक्शन का मतलब बताओ, बट पहले पूछा हुआ है। ऑप्शंस होते हैं कई सारे, उसमें एक ऑप्शन होगा क्रिएशन और एडिशन टू यूटिलिटी विद एन एम टू कैरिंग प्रॉफिट। कोई भी बंदा प्रोडक्शन क्यों करता है? जैसे हम लोग यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज का, क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। अब आप लोग थैंक यू बोल के चले जाओ हर क्लास में, अच्छा लगेगा? है ना भाई, हमारा घर भी तो चलना है। घर चलेगा कैसे? प्रॉफिट से ही चलेगा ना। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कुछ प्रोडक्शन के फॉर्म्स होते हैं, तो याद करो, चार यूटिलिटी बताई थी। एक फॉर्म यूटिलिटी, एक प्लेस यूटिलिटी, एक टाइम, और एक पर्सनल यूटिलिटी। इस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है मैं एज प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर देता हूं। जैसे मैं कारपेंटर हूं, तो मैंने वुड का मतलब लकड़ी का फॉर्म चेंज कर कर चेयर बना दिया, बेंच बना दिया। तो ये मेरी कौन सी यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी। एक फार्मर जो है वो एप्पल ग्रो कर रहा है खेतों में, तो फॉर्म है ना, बीजों से क्या बना दिया? एप्पल। दूसरा था मेरा टाइम यूटिलिटी, मेकिंग थिंग्स अवेलेबल व्हेन दे आर नॉट जनरली अवेलेबल। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था कि जनवरी के महीने में मैंगो शेक किसने पिया है? दिल्ली में, है ना? तो भाई दिल्ली में तो सर्दियां होती है, मैंगो का प्रोडक्शन सर्दियों में होता नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद हमें मैंगो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि ऐसे समय पे भी यूज किया जा सके जिस समय उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। एक चीज और देखो, लिखा है नाइट चार्जेस ऑफ ऑटो। बताओ ऑटो वाले आपसे 25% ज्यादा रात को क्यों लेते हैं? रात किस लिए होती है? सोने के लिए, आराम करने के लिए। लेकिन वो अपनी रात की नींद खराब कर रहा है। जब लोग अवेलेबल नहीं होते तब वो अवेलेबल हुआ, तो फिर आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा। आप लड़ रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई, हाले तू सो रहा है, मैं जाग रहा हूँ रात भर गधों की तरह, है ना। सर्दियों में जाग रहा हूँ, इतनी ठंड लगती है, चल गर्मी में तो एक बार को बंदा ठीक है। ठीक है। तीसरा, प्लेस यूटिलिटी। थिंग्स को उस जगह पे प्रोवाइड करवाया जहां उसकी कमी थी, और उस जगह से निकाला जहां से हर कोई निकाल नहीं सकता। क्या आप लोग मिनरल्स लेने के लिए समंदर में डुबकी लगाओगे? आई नीड मिनरल, घूम सीधा अंदर, बाहर से डेड बॉडी ऊपर आ रही है या नहीं ना? अरे तुम्हें मिनरल चाहिए तो किसी प्रोड्यूसर के पास जाओगे, और प्रोड्यूसर जाएगा वहां से निकालने के लिए। और कोयला निकालने के लिए प्रोड्यूसर जाता है, वो प्लेस चेंज करते हैं। द लास्ट वन इज पर्सनल यूटिलिटी, जो अभी मैं आपको दे रहा हूं। एंड पर्सनल यूटिलिटी है सर्विसेज की, एक्टर, डांसर्स। अब रिहाना आई थी, उसने कई बिलियन डॉलर ले लिए थे 2 आवर्स के लिए, और सब जगह मैंने रिहाना बोला सब जान गए। मैं प्रकाश बोलता सब कहते हैं कौन है। रिहाना बहुत बड़ी डांसर है, सिंगर है। देख मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को खुद उसी दिन पता लगा, अच्छा इसके क्यों दे रहे इतने पैसे। तो वो बहुत फेमस है, तो उसने अपने पैसे लिए। डॉक्टर बड़े फेमस होते, 3,000, 5,000, 10,000 रुपए कंसल्टेंसी लेते हैं। टीचर्स ले लेते हैं इतने पैसे। तो ये पर्सनल यूटिलिटी, ऑल वेल। फिर 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। सबसे पहला क्या था? लैंड। लैंड बाय फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या हमारे बाप दादाओं ने लैंड का प्रोडक्शन किया है? किसी ने? दादाजी कि ये जमीन मैंने उगाई थी, यहाँ पहले पानी हुआ करता था, है ना? नहीं ना। जमीन पर कुछ उगाया होगा, जमीन नहीं उगाई होगी। इट सप्लाइज परफेक्टली इन इलास्टिक। हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लैंड उतना ही है। वो तो हम ह्यूमन का थोड़ा दिमाग है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहता है। आपको पता है चाइना ऐसे घर बनाता है जो पोर्ट कर सकते हो, पोर्टेबल घर। मतलब चाइना में आर्किटेक्टर को आप एरिया दे दो, एरिया बता दो इतना एरिया है मुझे घर देना है, वो अपने वहां पर अपनी मशीनरी अपने प्लांट पे घर बनाएगा और उठाकर आपके यहाँ ऐसे 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 असेंबल कर देगा। पोर्टेबल हाउस यहाँ भी हो रहा है धीरे धीरे। जल्दी से विश्वास नहीं करते इंडियन, हम इंडियन थोक मतलब नाप तोल के बात करते हैं। जब पूरी दुनिया, अच्छा तुम सबका ओके है, घर भूकंप से गिरा तो नहीं, तुम में से कोई मरा नहीं, जब 20-50 साल तक उनको देख लेते हैं तब हम उसको अडॉप्ट करते हैं, है ना? समझ गए? हम इंडियन रिस्क नहीं लेते। अब तुम्हें देखा फॉरेनर्स को जब किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं घूमने के लिए, एडवेंचर्स करते हैं वो फॉरेनर्स जो जाते हैं, वो देखा है तुमने, वो माउंटेन पे चढ़ जाते हैं, वो कूद जाते हैं कहीं से भी एडवेंचर के नाम पे, अंग्रेज जो होते हैं। और हम इंडियन घूमने जाते हैं, भाई तू कर मैं देखूंगा, ठीक है। हम लोग रिस्क नहीं लेते कभी भी। चलो, इट इज इमोबाइल, लैंड मूवेबल नहीं है। लैंड के डिफरेंट यूजेस है, यस है। डॉक्टर है तो हॉस्पिटल का यूज होगा, एजुकेशन है तो कोचिंग सेंटर या स्कूल हो गया। इट डज नॉट हैव यील्ड अनलेस ह्यूमन एफर्ट आर एम्प्लॉयड। अच्छा, उस लैंड से कुछ लेने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, सही है। और लैंड की प्रोडक्टिविटी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कर सकते हो? और लैंड पैसिव फैक्टर है या नहीं? क्योंकि लैंड बहुत सारे समय हमें वो भी दे देता है जो हमें, हमने कुछ काम उस पर नहीं किया। आप कोई लैंड छोड़ दो 10-20 साल के लिए, फिर वापस जाके ताला खोलो, देखना अंदर बड़े बड़े पेड़ उग जाए। उन सारे पेड़ों को फिर कई लोग क्या करते हैं, काट के बेच देते हैं लकड़ियां। तो कुछ किए बिना भी वहां से लैंड ने हमें कमाने का जरिया दे दिया। ऑल वेल। लेबर को पकड़ा फिर मैंने। लेबर क्या है? लेबर इज कंसर्न विद ह्यूमन एफर्ट, यस। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर लेबरर से क्या है?
इट इज मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑल लेबर्स इज नॉट प्रोडक्टिव, ये भी बात है। कुछ जाते हैं 9 बजे, साले खैनी खाते हैं, बढ़िया बीड़ी बीड़ी फूकते हैं, बातें बातें करते हैं, फिर 1 बजे खाना खाते हैं, फिर शाम को घर चले जाते हैं। कुछ लेबर्स ऐसी भी होती हैं, और कुछ लेबर्स ऐसी होती हैं जो 9 बजे आता है, शाम तक 5 बजे तक काम करता है, सैलरी उसकी 40,000 है, काम 2 लाख रुपया करके जाता है ना। चॉइस बिटवीन आवर ऑफ वर्क एंड लेजर, याद है? लेजर मतलब मजा आ रहा है भाई, काम, खुशी। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, हम टीचर्स को खुशी मिलती है। अब कल तू कह रहा है सर फाउंडेशन की क्लास नहीं हुई, कल इंटरमीडिएट की क्लास हुई थी, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 5 घंटे की सिंगल क्लास, एक ही क्लास मेरी थी। तो वो कह रहे सर आपको मजा नहीं आता घर पे, तो नहीं आता। मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं 1 बजे के बाद अपना सोशल प्रोग्राम्स करता हूँ संडे को, बट अप टू 1 क्लास होती है। समझ में आई बात? अब मैं थोड़ा, मुझे पता ही था कि आपकी 11 वाली क्लास नहीं हो रही, तो मैं तुम्हें भी बुलाता फिर 1 से 4 तक। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर, यस। लेबरों की बार्गेनिंग पावर क्या होती है? क्यों होती है? भीड़ ही इतनी है पब्लिक में, कंपटीशन इतना है। लेबर की पावर लेबर एंड लेबरर में डिफर करती है, हर एक बंदा एक जैसा प्रोडक्शन, और एक दिन की लेबर आप रिकवर, जो गया वो गया, अब आगे की सोचते हैं। लेबर एक्टिव फैक्टर है, और आप सप्लाई ऑफ लेबर और उसकी डिमांड पे बहुत जल्दी रैपिड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। याद है सबको? आई थिंक यहीं तक हमने किया था। ऑल वेल। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल की बात करें, तीसरा फैक्टर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये दिखने में छोटा लग रहा है, बट ये है बड़ा। जब मैं अभी आईसीआई के मटेरियल पे जाऊंगा तो एंटरप्रेन्योर तो और भी बड़ा है। तो आज तो शायद इतनी वहीं तक क्लासेस होगी हमारी, शायद एंटरप्रेन्योर या टीपी एपी एमपी शुरू हो जाएगा। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो लिखा है कैपिटल प्रोड्यूस मीन्स ऑफ वेल्थ। कैपिटल प्रोड्यूस मीन्स ऑफ वेल्थ विच प्रोड्यूस, यस और नो? कैपिटल से हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, और वो वेल्थ से और वेल्थ बनता है। हिंदी में तुम लोगों ने सुना होगा पैसे से ही पैसा बनता है, सुना है? ये बकवास आपने बचपन से सुनी होगी, और ये सच है एकदम। पैसा पैसे से ही बनता है, सही है। अब म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड तो सुना है आपने, तो कुछ साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया था, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो स्टार्ट किया, छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, 5,000 रुपये पर मंथ। फिर देखा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा इजाफा होता है, मतलब कुछ ना कुछ, कभी 200 रुपये बढ़ गए, कभी 500 बढ़ गए। फिर किया 10,000 रुपये पर मंथ, फिर उसको करा बढ़ा के 15-20 हजार रुपये पर मंथ। तो कई काफी टाइम से कर रहे हैं। अब जब अपने एसआईपी का पोर्टफोलियो देखते हैं ना, तो डेली सुबह देखते हैं किसी दिन 6,000 रुपये बढ़ रहे हैं, मतलब वो मेरी कौन सी इनकम हो गई? पैसिव इनकम। किसी दिन देखते हैं 8,000 बढ़ गया। अच्छा, म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है। स्टॉक एक दिन 8,000 कम हो गए थे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके अगले 3 दिन में 18-20 हजार बढ़ गए। समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, वेल्थ से ही वेल्थ क्रिएट होती है। तो जितना मैंने इन्वेस्ट किया हुआ उसी से रिटर्न मेरा उतना ज्यादा आएगा। आ गया समझ? तो कैपिटल प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ वेल्थ विच प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। तो कैपिटल के स्टेजेस होते हैं। देखो भाई, कैपिटल फॉर्म कैसे होती है? फॉर्म मतलब मैं अपनी कैपिटल बना रहा हूं। अभी आम आदमी बन के सोचना, आप सभी के फादर्स पक्का खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेव करते होंगे भविष्य के लिए। आप लोगों की पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सेविंग। जैसे मान लो मेरे पास महीने में 1,00,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आता है, तो लाख में मैं क्या कर देता हूँ, 50,000 रुपये साइड कर देता हूँ घर के नेसेसरी खर्चे के लिए। बच्चे कितने? 50,000। उस 50,000 को मैं 5
जगहों पर डिवाइड करता हूँ 10-10 हज़ार रुपए। ये मेरा लॉ है, ठीक है, मेरा पर्सनल लॉ है। वो क्या है, 50 हज़ार नेसेसरी में चला गया, बच्चे 50, तो इसको मैं 5 जगह पे डालता हूँ। सबसे पहला डोनेशन, 10% ऑफ टोटल इनकम डोनेशन। 10 हज़ार रुपये महीना क्या हो गया, डोनेशन, अगर लाख रुपए कमाता हूँ किसी भी तरीके से। बचे कितने, 40। तो 10 हज़ार रुपये एजुकेशन। एजुकेशन मतलब खुद भी कुछ पढ़ता वढ़ता हूँ, किताबें लेता हूँ, क्लासेस ले लेता हूँ। किसी की 2 घंटे की क्लास चल रही है, मोटिवेशनल चल रही है, दूसरी चल रही है, बिजनेस की चल रही है, कुछ भी चल रही है, ले लेता हूँ। बचे कितने, 30 हज़ार रुपये। अब वो 30 हज़ार में मैंने एक अकाउंट डाला हुआ है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल अकाउंट। 10 हज़ार रुपये उसमें डालता हूँ हर महीने, जिसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। नाम क्या है इसका, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल अकाउंट, कभी नहीं निकालूंगा। अब वो डल रहा है कहीं पर, सही है। फिर बचे 20 हज़ार रुपये। 20 में से 10 हज़ार रुपये है मेरा प्ले अकाउंट। अब भाई महीने भर मेहनत करी है तो कहीं उड़ाना भी तो है ना। तो 10 हज़ार मैं उड़ा देता हूँ, जहां मन किया उड़ा दिया। एक बार एक गाना था गोविंदा का, मेरी मर्जी, क्लब में गया हुआ था, 35 हज़ार रुपये दे के आया था मैं, कर लो। प्ले अकाउंट में थे, लोग मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्यों दे रहा हूँ। बच्चे कितने, 10 हज़ार रुपये। उस 10 हज़ार रुपये को भी मैं मतलब एक सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। मतलब पहले मेरे बैंक में थे, अब मैंने बैंक में 10 हज़ार साइड कर दिया, मेरी क्या हो गई, सेविंग। अच्छा, बैंक मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, एक अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल का 10 हज़ार रुपये और एक ये 10 हज़ार, यानी 20 हज़ार जो मैंने सेव किए हैं, उसी 20 हज़ार को उठा के चैनलाइज करता हूँ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। तो कई सारे बीच में मीडिएटर्स हैं, जैसे आप ग्रो ऐप सुनते हो, एक जीरोदा है, ग्रो ऐप है, एंजल वन हो गया, एनजेई वेल्थ हो गया, या एलआईसी हो गया। तो मैं अपने सारे पैसे वहां पर चैनलाइज करता हूँ, और वो लोग मेरे पैसे को क्या कर देते हैं, एंड में इन्वेस्ट करते हैं। आया कुछ समझ, नहीं आया? तो दिस इज द स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको बिलीव नहीं करोगे, हमारी भारत की माताएं अपने हस्बैंडों से ज्यादा अमीर हो सकती थी और हो सकती है। बस माताएं एक गलती कर जाती है। वो गलती क्या करती है, वो महीने में पैसा सेव तो करती है, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं करती। वो उसको चावल के डब्बे, जीरा का डब्बा, ऐसा डब्बा जिसका यूज बहुत कम होता है घर में, उसके अंदर सबसे नीचे खोपचे में डाल देती है, या किसी बॉक्स में डाल देती है। नहीं तो वो माताएं, वो जितना बचाती है ना, उतना वो पुरुष नहीं बचाता होगा जो कमा के ला रहा है। बंदा लाख रुपए कमाया, 50 हज़ार रुपए दे दिए, चलाओ घर। और मम्मियां बड़ी शातिर होती हैं, वो कैसे घुमा फिरा के 38-40 में काम कर देगी वो, चाहे कितनी महंगाई हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। तो बच्चे 10 हज़ार मम्मी चावल के डब्बे में डाल देती है, ये गलती करती है। और अगर मम्मी वही 10 हज़ार रुपये चैनलाइज कर देती, तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ चलता है कुछ वाईफाई चलता है, देखना, अभी सेविंग की बात हो रही है ना, चलो ठीक है। अभी देखना तुम लोग, मान लो मम्मी ने 10 हज़ार रुपये बचाए। कितने रुपए, 10 हज़ार। मान लो मम्मी ने मार्केट में वो 10 हज़ार रुपये लगा दिए हर महीने। चलो, मम्मी चल ये काम कर रही है 15 साल के लिए। कितने साल के लिए, 12% का म्यूचुअल फंड मिनिमम, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आराम से 15% रिटर्न देता है। मैं इसको 15 करता हूं अभी, 13, 14, 15।
15 साल तक नीचे देखे बिना बताओ मम्मी ने कितने जोड़े? एक साल में 1,20,000, 10 साल के 12 लाख, और 18 लाख रुपए मम्मी ने जोड़े। अगर मम्मी वो पैसा चावल के डब्बे में डालती तो 18 लाख होता। आ जाओ जरा, 67,68,631 होता, अगर मम्मी उसको चैनलाइज कर देती तो। नहीं समझे? वो 18 की वैल्यू 18 ही रहेगी चावल के डब्बे में, और वही पैसा चैनलाइज कर दिया। मैं कह रहा हूं अब मम्मी अगर थोड़ा सा और सबर कर ले, 15 की जगह चलो 20 मारो इसको, 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि पैसा अब एंड में कंपाउंड होगा यहां से। समझ रहे हो? यहां से कंपाउंड होना चालू। मैथ्स में सर पढ़ाते होंगे आपको। तो मम्मी अमूमन 10 तो बचा ही लेगी। मतलब 1 लाख की अगर सैलरी है, मान ले किसी घर में कम 5,000 बचा रहे हैं, तो माँ ने 20 साल तक बचाए तो 75 लाख रुपए बचा दिए। पति रो रहा है कि 50,000 बढ़े, माँ की बेबी गई इधर आ, ये ले 50 लाख का चेक जा। उसको शक हो जाएगा, तू कहां से लाई? तो वो फिर बताइए गधे इधर आ, साले घर चलाना आता है तुझे? समझ गए? तो ये सिस्टम है पूरा। तो हमें हमेशा अपनी सेविंग को क्या करना चाहिए? चैनलाइज करना चाहिए, और चैनलाइज करके फिर वो लोग हमारे पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डन? समझ में आ गया? तो 3 बातें हो गई। अब चौथा है एंटरप्रेन्योर। कौन होता है एंटरप्रेन्योर? भाई वो ही बंदा है जो पूरे के पूरे बिजनेस को रन करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। वो बंदा जो पूरे बिजनेस को रन करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है? सबसे सी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 फंक्शन होते हैं: इनिशियलाइजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशियलाइज मतलब शुरुआत जो करता है वो कौन करता है? और सारे रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन करता है। आया कुछ समझ? अब हमारे साथ में सर है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो सारे रिसोर्सेस के कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमारा जो सेंटर है यहाँ पे है, मदनगीर वाला है, कालका जी में जाते हैं, ठीक है, और लाजपत नगर में भी शुरू हुआ है। तो ये जितनी भी जगह पे है कोऑर्डिनेट करते हैं सारे रिसोर्सेस को। कुछ समझ में आ रहा है? और दूसरा काम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। रिस्क कौन बियर करता है? प्रॉफिट होगा तो सब सर लेके जाएंगे, और लॉस हुआ तो वो भी तो वही देंगे। अच्छा, हमारा बिजनेस ऐसे लॉस नहीं होता। हमारे बिजनेस में कभी लॉस, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। जैसे अभी अगर मैं एक बैच में 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो सेम टाइम पे कई टीचर 500 भी पढ़ा रहे हैं, 5,000 भी पढ़ा रहे हैं। अलग पांडे 8 लाख बच्चा पढ़ाता है, फिजिक्स वाला। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है सेम टाइम पे सेम नंबर ऑफ आवर्स, बट हमारा को कभी भी लॉस नहीं होता। 50 आएगा तो वो भी फीस दे के ही जाएगा, है ना? और सबसे तगड़ी बात, एंटरप्रेन्योर करता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सर से मेरी बात हो रही थी आपकी क्लास से जस्ट पहले। तो सुबह क्या हुआ, मेरा ये वन नोट का पूरा डेटा उड़ गया। कैसे उड़ा, क्यों उड़ा, समझ नहीं आया। साले बच्चों की वजह से उड़ा है। कुछ रुक गया था, वो हैंग हो गया। कोई कह रहा सर ये दबाओ, सर वो दबाओ, मैं भी दबा गया, दबा दबा के देखा तो वन नोट गायब। वो बैठ के पीछे इडली खा रहे हैं मेरे को बिना देखे, तो उसे पता गाली देगा भी है। ठीक है, तो उन्होंने, मैंने छोड़ कोई बात नहीं। तो भाई अब उड़ गया है मेरा ये वन नोट। तो फिर अभी सर से वही बात हुई, सर कह रहे सर अब इनोवेशन का टाइम आ गया, अब एक काम करो आप भी आईपैड मारो। हाँ मारूंगा, टूट जाएगा, कहीं फायदा। कह रहा अब आईपैड लो, चलो हो गया। वहां पर अब आईपैड से करो आप, अच्छे नोट्स बन जाते हैं। जैसे ये वाली पीडीएफ में आपको शेयर करता हूँ तो नीचे कटा कटा होता है, आईपैड में नहीं होता है ऐसा कुछ भी। मैं कहा डन सर, अब ले ही लेते हैं। ठीक है, पैसे ठीक है अब ले ही लेते हैं। तो भाई इनोवेशन की जरूरत है। रीजन बीइंग इज दैट कि भाई मार्केट की अब यही डिमांड है। अब इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े समय बाद
हो सकता है हमारे कैमरे वगैरह इन सब चीजों की भी बात होती है कि भाई अब इसमें भी थोड़ा अपग्रेडेशन करेंगे, जैसे जैसे समय चलता है माइक में और अपग्रेडेशन करेंगे। तो बिना इनोवेशन वी विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट। ऑल वेल। तो कई बंदे हैं वो आज भी एज टीचर वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, व्हाइट वही कलम से स्टार्ट वो। अब ना वो बच्चा बोर हो चुका उससे। बोर हुआ क्यों? क्योंकि उसने दूसरे टीचर्स को देख लिया, यार वहां तो ऐसे पढ़ाई जाती है। आपकी क्वालिटी कितना भी तगड़ा है, बच्चा आपके पास होगा ही नहीं। और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आज भी 8-8 10-10 लेके बैठे रहते हैं, अच्छे टीचर हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को इनोवेट। आपने देखा है शैम्पू की जो कंपनी है हेड एंड शोल्डर, तो वो शैम्पू के कितने वेराइटीज है, क्यों लेके आते हैं वो इतनी वेराइटीज? बोर ना हो। मैगडी ठीक ठाक चलता तो है 50 रुपए वाले बर्गर से, 60-70 वाले से, लेकिन वो हर बार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। मैक महाराजा, मैक महारानी, मैक डाइवोर्स, मैक ब्रेकअप, वो अलग अलग लेके आ जाते हैं, कुछ भी लेके आएंगे लेके आएंगे। तो मैकडी ने बोला यार कि मेरे यहाँ का बंदा पिज्जा खाने वाला जो होता है तो वो डोमिनोज चला जाता है, तो मैक पफ आता है, खाया होगा, छोटा सा 30-40 रुपए का ही आता है। वो खाओ तो वो बड़ा पिज्जा पिज्जा उसका वो रहता है टेस्ट। कुछ आ रहा है समझ? तो ये बेवकूफ नहीं है, इनके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर का। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। जैसे आईफोन 2008 में आया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में, और इंडिया का शेयर तो उसका क्या ही लाजवाब, क्योंकि इंडियन को स्टेटस दिखाने का वो है, और वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। फोन अलग लोगे, चार्जर अलग लोगे, हेडफोन अलग लोगे। पहले फोन के साथ मिलता था सब कुछ, अब सब कुछ अलग से लो। फिर आईफोन के साथ उन्होंने कहा कि आई वॉच कनेक्ट करते, चलो वो भी लो अब। फिर मैकबुक वो भी लो अब, आईपैड वो भी लो अब, टीवी वो भी, अब सब वही लो। मतलब बंदे का मकान आ जाएगा इतने में जितने का आईफोन के प्रोडक्ट लेते हैं हम। सोचो कितना बड़ा प्रोड्यूसर है वो, पता है ऐसे नहीं बना, इनोवेशन से बना है। ऑल वेल जी। तो एंटरप्रेन्योर के ये तीन काम, तीन फंक्शंस है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कैपिटल एंटरप्रेन्योर को बुक से बढ़ा रहा हूं। इससे पहले बुक से बढ़ा था हमने, तो फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आऊंगा, या एक काम करता हूँ, ये 4 और 5 हम कर ही लेते हैं, फिर जाते हैं बुक पे। अब करते हैं प्रोडक्शन की एनालिसिस। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रोडक्शन की एनालिसिस में एक बात बताओ कि प्रोडक्शन करने के लिए फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट की जरूरत होती है, या सिर्फ फिजिकल या सिर्फ फाइनेंशियल? जैसे कि देखो लेफ्ट साइड में फिजिकल लिखा है मैंने, एक मशीन और 4 लेबर है, ये फिजिकल एस्पेक्ट है। तो प्रोडक्शन जब करेंगे तो एक मशीन 1,000 रुपए की है और 4 लेवल 2,000 रुपए के हैं, तो ये दोनों कौन से एस्पेक्ट हो गए? फाइनेंशियल। तो ये जो 400 रुपए का एक लेबर है इंटू 5, ये मेरे प्रोडक्शन की क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। इसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। फिजिकल प्लस फाइनेंशियल को मिलाना प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ऑल वेल। ये ऐसे लिख दिया, आपकी बुक में नहीं है, नॉर्मली मैंने लिख दिया, मैं एक बार समझा देंगे बच्चों को। अब ये वाला समझना, आपके पूरे प्रोडक्शन का रामबाण, क्योंकि एक मैं आपको टीयू, एयू और एमयू पढ़ाऊंगा, ठीक है? टीपीएपी एमपी, या उसको टीपीपी एपीपी एमपीपी भी बोलते हैं। वो आपको अभी तक शायद क्या पता रट रुटा के आए हो 11 में, लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, बट वो लॉजिक तब आएगा जब आप यहाँ पर अच्छे से समझोगे। तो देखो, प्रोडक्शन जो है वो टाइम पीरियड के बेसिस पे भी होता है। अच्छा, मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं सप्लायर हूं या नहीं? इसीलिए तो मैं डिमांड और सप्लाई पढ़वा के फिर यहां पहुंचा हूं आप लोगों को। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, सबसे पहला एक तो प्रोडक्शन मेरा होता है वेरी शॉर्ट रन। वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन देखो टाइम पीरियड के बेसिस पर, अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। एक शॉर्ट रन होता है, एक होता है लॉन्ग रन। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन, रन मीन्स टाइम। तो मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए कम समय है,
या मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा समय। तो ये टॉपिक कह रहा है मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए बेहद कम समय। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मेरे पास आज मान लो कोई ऑर्डर आया, लेकिन मेरे को वो ऑर्डर अभी अभी तत्काल में पूरा करना है, बट मैं उसको तत्काल में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको कहते हैं वेरी शॉर्ट रन। एग्जाम्पल देता हूं, मार्केट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मान लो टमाटर 100 किलो पड़ा हुआ है मार्केट में, उसकी डिमांड होगी 200 किलो की, मतलब लोग जितना है टमाटर उससे ज्यादा लेने आ गए। तो बताओ क्या मैं एज प्रोड्यूसर या एज सप्लायर नया टमाटर पैदा कर सकता हूं? है कोई समय? तो यहां मेरा सप्लाई इलास्टिक रहेगा या इनइलास्टिक? सप्लाई पे कोई असर, मैं सीधा बोलूंगा जा। हाँ, मैं वो जो 100 किलो उसका रेट बढ़ा दूंगा। आया कुछ समझ? जितना बिका बिका, चल भाई जा, हो गया, रेडी साहब है, निकल, बिना टमाटर के मैगी बनाओ। सही है। तो वेरी शॉर्ट रन और मार्केट पीरियड कहता है इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन डिमांड, जिसमें आप अपनी सप्लाई को बदल नहीं सकते, चाह के भी नहीं बदल सकते। अब फ्रूट्स की डिमांड आ गई, मैं फ्रूट्स बेच रहा हूं, मेरे पास 200 किलो फ्रूट पड़ा हुआ है और कोई खरीदने आ गया 500 किलो, तो मैं उसको 500 किलो दे ही नहीं सकता। वो बोले भाई जल्दी बना के दे फ्रूट, मेरे बाप का पेड़ है आम का, ओम क्लीम डाम नुम डा, है वो जादू चल रहा है। फ्रूट उतने ही समय में फ्रूट देगा जितना वो टाइम लगता है। तो मैं भाई ये बोलूंगा मेरे पास 200 ही पड़ा हुआ है, ये पकड़ 200, ऑल वेल, चाहिए तो ले ले वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ मेरी सप्लाई क्या कम हुई, क्या बढ़ी? तो सप्लाई मेरी क्या होती है, और ये एप्लीकेबल होता है पेरिशेबल गुड्स पे, जैसे वेजिटेबल और, हाँ, अगर कुर्सी मांगने कोई मेरे से आता है तो मैं बोलता भाई 2 4 5 दिन रुक, मैं करता हूँ, कोई लेबर बढ़ा देता अपनी। उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, यही मेन है। आगे एक मैं टीपीएपी एमपी का जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो मतलब इसको समझने के बाद ही वो समझ में आता है। आ रहा है तेरे को? शॉर्ट पीरियड क्या होता है कि जब मेरे पास पीरियड शॉर्ट है। अच्छा एक बात बताओ, जब वेरी शॉर्ट पीरियड था और मेरे पास डिमांड ज्यादा आ गई, तो मैं सप्लाई, बताओ मेरे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हुआ होगा? किसी में भी नहीं हुआ होगा। नहीं समझे? मैंने जब ग्राहक को मना कर दिया तो मेरे किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया? लैंड में भी नहीं आया, लेबर में भी नहीं आया, कैपिटल में भी नहीं आया, एंटरप्रेन्योर में, क्योंकि मुझे कोई, मेरी सप्लाई नहीं हो तो प्रॉफिट कहां से होगा? और जब मैं सप्लाई नहीं कर रहा तो कैपिटल की क्या जरूरत? जब मैं सप्लाई नहीं कर रहा तो लेबर क्यों बुलाऊं? और सप्लाई नहीं कर रहा तो लैंड के मैं रेंट क्यों पे करूंगा? कुछ आ रहा है समझ? अब हुआ क्या, शॉर्ट पीरियड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं कोई बैग बनाने वाली कंपनी हूं, ठीक है, ये वाला बैग है, इस बैग को बनाने के लिए, दिखाना बेटा एक बार, ये बैग है अच्छा खासा, इस बैग को मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरा ना पर डे का प्रोडक्शन जो है इस बैग का, मान लो 500 यूनिट्स का है। मेरे पास इतनी लैंड है, इतने लेबर है, इतना कैपिटल है कि मैं 500 यूनिट बैग पर डे बना लेता हूँ। यहाँ तक ओके? तो मतलब मैं महीने में कितने बैग बना लेता हूँ? 15,000 बैग। यहाँ तक ओके? मेरे पास वर्कर आते हैं, सुबह 10 बजे से काम चालू होता है, शाम 6 बजे तक मस्त खा पी के, 6 बजे के बाद काम बंद हो जाता है, पैक शैक लगाते हैं वहां बैठ के, वो लोग चले जाते हैं गिरते पड़ते। ठीक है, यहाँ तक ओके? अब सुनना जरा, मान लो आज मेरे पास किसी बैग, मतलब मैं तो बैग बनाता हूं, तो किसी होलसेलर का मेरे पास फोन आता है या वो मुझसे मिलने आता है, वो ये कहता है भाई मेरे को 25,000 बैग चाहिए एक महीने में। कितने बैग चाहिए?
पहले ये बताओ, मैं उस ऑर्डर को मना कर दूं? बस जिसके बाद डबल ऑर्डर। अच्छा दूसरी बात, क्या ये ऑर्डर हमेशा के लिए आया है? सिर्फ एक बार के लिए आया है ना? ऐसा तो नहीं है वो कह रहा है कि भाई मेरे को 20 साल तक हर महीने 25,000 ऑर्डर चाहिए, फिर तो मैं कोई दूसरा दिमाग लगाऊंगा। एक ही बार के लिए वो ऑर्डर आया है। तो बताओ अब मैं अपने कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करूं? मैं अपनी लेबर बढ़ा दूंगा, कैपिटल बढ़ा दूंगा, थोड़ी सी लेबर, लैंड बढ़ा सकता हूँ? महीना भर है नहीं, मैं नया लैंड लूं, कैपिटल भी नहीं कर सकता, नई मशीनरी थोड़ी लगाऊंगा। मशीन हॉलैंड से आती है, मुंबई से आती है, मशीन वाले को ऑर्डर दूंगा, वो मशीन बनाएगा, आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, महीना हो गया। मैं एक ही काम करूंगा, मैं अपनी लेबर को, तो देखो मैंने क्या बोला था, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आते हैं, शाम को दारू, मैं का सालों एक महीना कोई नहीं पिएगा, ओवर टाइम करो। 6 बजे से करवाया ओवर टाइम, 6 से 9 तक करवाया, 9 बजे से मैंने दूसरी नाइट की लेबर बुलवाई। मैं कहा रात को मशीन खाली होती है, चलो रात 9 से सुबह 9 तक तुम लोग बैठो, तो वो तो 30,000 तक का भी प्रोडक्शन कर देंगे या नहीं? तो इस शॉर्ट पीरियड में मेरा सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल रहा, क्या? और बाकी सारे फैक्टर फिक्स थे, लैंड वैंड कुछ नहीं, सब ऐसे। वर्किंग कैपिटल हो सकता है थोड़ा बहुत, मेन कैपिटल नहीं हो सकता। अब एक बार बताओ, मेरी सप्लाई बढ़ी या नहीं? एक हद तक ही बढ़ा सकता हूँ, मान ले मेरे पास 1 लाख बैग का ऑर्डर हो जाता तो हाँ बोल सकता था मैं? नहीं, मेरे बाप दादा भी आके नहीं बना सकते उतनी सी लैंड लेबर कैपिटल में 1 लाख बैग। 15 बनाता था ना, 25 का आया, कोई बात नहीं। तो सप्लाई बढ़ा सकता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो देखना, सप्लाई इलास्टिक होगी लेकिन लेस इलास्टिक। कुछ आया समझ? वो आ रहा है या एवं ही मैं ज्ञान दे जा रहा हूँ? ठीक है, दो बात ओके। अब तीसरी बात होता है मेरा लॉन्ग पीरियड। अब मान लो तुम आए मेरे पास, तुमने कहा भाई हर महीने 40,000 बैग चाहिए मुझे, मैं बनाता हूँ 15,000। कह रहा हर महीने चाहिए, 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है। चल 10 छोड़ो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ शॉर्ट रन लॉन्ग रन? अब देखो 1 महीना तो चल मैं लेबरों को दारू पीने से भी रोक दूं, नाइट करवा दूं, ओवर टाइम करवा दूं, भाई हड़ताल कर देंगे किसी दिन। एक्सप्लॉइट कर रहा है तू तो हमें, 24 घंटे काम करवा रहा है, नहीं समझे? अब तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, अब क्योंकि मेरे पास लंबा टाइम है, तो मैं भाई लैंड भी लूंगा, लेबर भी लूंगा, कैपिटल भी लूंगा, एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हूं ही। कुछ आ रहा है समझ? तो मेरे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, कौन सा? लेबर। कुछ आया समझ? जैसे कि मान लो मेरे कोचिंग सेंटर में नॉर्मली मुझे पता है मेरे पास 30-40 बच्चा आता है, इस बार अचानक से किसी कारणवश मेरे पास जो है वो 20 बच्चों की और एक्स्ट्रा इंक्वायरी आ गई, तो क्या नया कमरा लूं? ऐसी आ गई ना। अब मान लो अब मेरा बैच बढ़ गया, वो हर बार ही अब 4-4 बैच बन रहे, तो अब तो मेरे को नया कमरा लेना पड़ेगा। आगे समझ? अब जैसे हमारा, मैं आपको बताऊं, ये सेंटर पे वो जो उधर वाला रूम है वो इतना बड़ा पहले नहीं था। पहले रिसेप्शन बहुत बड़ा था, फिर अंदर एक रूम बना रखा था, उस रूम का एरिया इतना ही होगा जितना ये है, उसको बड़ा किया, वहां से पूरा एंड तक बच्चे पूछे आगे सब आते हैं। अब फिर आई इस रूम की बारी, ये रूम था यहां तक, ठीक है, जहां तक तुम बैठे हुए हो, आगे आगे ये यहां तक था, हाँ ठीक है, यहाँ पर दीवार थी। अब दीवार थी तो मेरा प्रोजेक्टर उस साइड में लगा हुआ था, बच्चे इधर बैठते थे उधर मुंह करके, ठीक है। अब स्पेस को बढ़ाना था, ये पूरा तोड़वाया, पूरा तोड़वा के और एक्सटेंड किया। क्यों करा ये सब? देख रहे हो वहां कुछ डिफरेंस नजर आएगा तुम्हें ऊपर। और ये एयर कंडीशन पहले इस जगह था, ये देखो यहाँ एसी की जगह है, तो आ रहा है डिफरेंस नजर। अब मान लो अब हमारे पास
200 बच्चों का बैच बन रहा है और 3 बैच बन रहे हैं 200 बच्चों के। अब वो हमारे इस एरिया में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लॉन्ग रन है, हमारे को पता है 200 बच्चों के बैच बनेंगे ही बनेंगे, हमारी इतनी कैपेसिटी है। अब हम दूसरी चीजें भी लेंगे, मतलब सारे फैक्टर वेरिएबल कर देंगे। कुछ आया समझ? ये सब क्यों बता रहे हो सर? सर प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन करने में इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। ऑल वेल। अब आ जाओ मेरे भाई, प्रोडक्शन जो होते हैं वो 3 तरीकों के होते हैं, मतलब 3 नाम है। एक तो मेरा होता है टोटल प्रोडक्शन। टोटल मतलब या तो पूरे साल, महीने, क्वार्टरली, हफ्ते में, पर डे मैं कितना प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है। एक होता है मेरा एवरेज। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट को मैं टीपीपी भी बोलता हूं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल, या हम फिजिकली मतलब यूनिट से देखते हैं, फाइनेंस नहीं कितना पैसा लगा, ये लगा वो लगा, यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए। तो टीपी के बारे में लिखा है, इट इज द प्रोडक्शन अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर कर मिलने वाला जो टोटल प्रोडक्शन होता है, मिलने वाले जो यूनिट्स होते हैं, उन सभी का नाम क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, जिसको मैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहता हूं। ऑल वेल। तो टीपी इज द समेशन ऑफ एमपी। एमपी मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एडिशनल। जैसे कि आज मेरा 170 प्रोडक्शन था, नेक्स्ट डे 192 हुआ, तो एडिशनल कितना हुआ? 22। तो 170 प्लस 22 इजिकल टू टीपी क्या है? 192। यहां तक ओके। फिर नेक्स्ट डे मेरा 70 यूनिट और एक्स्ट्रा हुए, तो 192 प्लस 70 टोटल कितना हो गया? 262। ऑल वेल। तो जितना भी एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हो उन सबको जोड़ दो, टीपी आ जाएगा। ऑल वेल। या टीपी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर, ये भी पता लग जाएगा आपको आगे। अब बात करते हैं एपी की। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो एवरेज क्या करना है? एवरेज इज इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय, अब मान लो कि 5 फैक्टर लगा के मेरे पास 200 का प्रोडक्शन हुआ, तो 200 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 40 मेरा एवरेज हो गया। मेरा 600 का प्रोडक्शन हुआ 100 लगा के, तो 6 मेरा एवरेज हो गया। ऑल वेल। और वही टोटल निकालना है, तो 6 इंटू 100 कर दो, 600 आ जाएगा। ऑल वेल। आया? एवरेज निकालना नहीं आया? अब है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि मान लो लेबर वेरिएबल फैक्टर है, पहले लेबर 12 थी और 10 थी, अब 12 हो गई, तो प्रोडक्शन पहले 100 था, अब 120 हो गया। तो एडिशनल क्या निकालेंगे? चेंज इन टीपी क्या हुआ? 20 डिवाइड बाय चेंज इन लेबर क्या हुई? तो एडिशनल कितना हुआ? आगे समझ में? ये मेरा एमपी हो गया, यहां से यहां पहुंचने के लिए 10 का एमपी हो गया। ठीक है, डन है भाई? तो ये मेरा टोटल क्या है? तो अब आ जाओ जरा, टीपी एपी एमपी सबको आ गया। अब इसी के आगे के जो नोट्स है वो सेव नहीं हुए थे, वो उड़ गए। कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से लिखूंगा, दोबारा से आपको दूंगा बना के, बट यहां तक ओके। या मैं बैकअप लूंगा आज, कहीं ना कहीं से मिल जाए तो बैकअप। चलो जी। तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। देखो पेज भी उड़ गया, पहले इंस्टीट्यूट की बुक में कराया था ना मैंने, वो बुक भी उड़ गई, दोबारा से अपलोड करिए। अब टाइम आ चुका है 1 मिनट का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओके। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं?
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड इज द फ्री गिफ्ट, सप्लाई फिक्स, परमानेंट, ये सब बता दिया। लेबर ओके, कैपिटल ओके। अभी कैपिटल को अच्छे से करेंगे, जो हमने नोट्स में नहीं किए थे, छोटी छोटी कुछ बातें कैपिटल में भी है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, किसी भी, कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, ये पेपर में आता है। हेलो, हाँ जी, बताएं। नहीं, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। चलो जी। तो कैपिटल, वी मे डिफाइन कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ। ये कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखने में लाइन बड़ी इजी लग रही है। एक बात बताओ, आपके घर में आपके पापा के पास 25 लाख रुपए हैं टोटल, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने रुपए लगाएंगे बिजनेस में? 25 लाख लगाएंगे। बिजनेस डूब गया तो घर में रोटी कहाँ से आएगी? है वो वैसी हो जाएगी। कैसे वैसी हो जाएगी? अरे नॉर्मली वो एक्स्ट्रा नहीं है ना, टोटल 25 लाख पड़े। टोटल लॉजिकल वे में बता रहा हूँ। मेरे पास, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मान ले मेरे पास 25 लाख रुपए है, पूरा बिजनेस, मैं कह रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो क्या मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं रखूंगा? बिजनेस से जरूरी है प्रॉफिट हो जाए? भाई लॉस भी हो सकता है। तो मैं 10 हजार, 10 लाख, 15 लाख ये बिजनेस में लगाऊंगा, बचे हुए पैसे अपने। तो देखो 25 लाख रुपए टोटल वेल्थ है मेरी, और उसमें से बिजनेस में कितना लगाया? 15। 15 मेरी क्या है? कैपिटल, जो मैंने वेल्थ से निकाला है। आया समझ? टोटल नहीं लगाऊंगा, लॉजिकल खुद सोचो ना, डूब गया तो रास्ते पे आ जाएगा भाई। कई वो जो वो नहीं खेलते, वो जुआरी वगैरह जो होते हैं, लॉटरी है, वो यही करते हैं गलतियां। आप अपनी लाइफ का सारा पैसा कैसे लगा, आपके बैंक में 1 ही लाख रुपए, आप घूमने चले गए, लाख खर्च। जैसे घूम के आए, बॉस नाराज था, नौकरी से बाहर, घर कैसे चलाओगे? उधार लोगे किसी से, चुकाओगे कहां से? चुका देंगे सर, ऐसे नहीं चलती लाइफ। ऐसे वाले बंदे बैंकरप्ट होते हैं थोड़े टाइम बाद, फिर वो कहते हैं दुनिया बड़ी बेकार है, कोई साथ नहीं देता। उसने अपने कर्म कांड नहीं बताया कि मैंने पहले क्या किया था। जो भी ये बोले ना दुनिया बहुत बेकार है, वो पक्का कर्म कांडी है। हाँ जी, दुनिया बेकार नहीं है, बस आपकी डील कैसी है वो डिपेंड करता है, लेने में भी और देने में भी। कई लोग होते हैं पैसा दे के वो पब्लिक में गा रहे हैं, तेरे को दिया था ना, तेरे को दिया था ना, तेरे को दिया था ना। उसका मूड खराब हो जाएगा, जाब ले ले, लेके दिखा अब। तूने 20 लोगों को तो बताई थी, हो गई बेइज्जती, अब तू लेके दिखा जा। कई बार लेने वाला होता है ना? ठीक है, यहां तक ओके। कैपिटल, in fact capital is a stock concept which yield a periodical income which is a flow concept। देखो कैपिटल स्टॉक है, मैंने 15 लाख एक साथ डाला, तो मेरा कैपिटल कौन सा कंसेप्ट हो गया? स्टॉक। अब वहां से मुझे कुछ इनकम आएगी, वो इनकम फ्लो है। आया समझ में? मैंने 15 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो स्टॉक है। अब मुझे पर मंथ वहां से 15 लाख से अगर मैं बात करूं, साल का बात करता हूं, तो 1.5 लाख रुपए आ रहा है 10% के मान। तो वो फ्लो है, वो हर साल आएगा 1.5 लाख रुपए। डन है? It is necessary to understand the difference between capital and wealth. Whereas wealth refers to all those goods and human quality which are useful in production and which can be passed on for value. Only a part of these goods and services can be characterized as capital, because these resources are lying idle, they will constitute wealth but not। मतलब हम अपने पास रखते हैं ना, मेरा जो पूरा पैसा है वो मेरा वेल्थ है, और वो पैसा आइडियली रखा हुआ है।
मैं ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करता उन पैसों में, इन्वेस्ट की हुई है कुछ कुछ जगहों पर, कुछ पैसा अलग से भी रखा हुआ है, तो टोटल मिलाकर वेल्थ। लेकिन जो उसमें से मैंने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है या अपने इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है, वो पैसा क्या होता है? वेल्थ। ठीक है, ये लाइन आप रट्टा मार लेना, पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट की बुक पे आता हूं हमेशा। कैपिटल को प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आपसे भी एग्जाम में पूछ ले ये क्वेश्चन। कैपिटल इज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, यस और नो? लेबर और ये अपना ये लैंड मैन मेड नहीं होती, कैपिटल मैन मेड इंस्ट्रूमेंट होता है। In other words, capital refers to all man-made goods that are used for further production of wealth, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कैनल्स, डैम, फैक्ट्रीज, मशीन टूल्स, ये सब किसने बनाए हैं? भगवान ने। भगवान ने दी थी जेसीबी मशीन योगी को कि जा तोड़ बुलडोजर से, वो हम लोगों ने खुद बनाई है। भगवान ने ऐसी कोई वाहियात चीज हमें दी ही नहीं कि हमें टेंशन हो, वो तो हमने लेनी चालू कर दी टेंशन। कितनी प्यारी चीज दी है, हवा। अब मान लो भगवान 2 मिनट के लिए हवा रोक दे, मान लो मजाक कर दे तुम्हारे साथ, आई वॉज जोकिंग, तो 800 करोड़ में से 600 करोड़ तो निकल ही लेंगे। भगवान तो 2 सेकंड का काम है उसको भी जनसंख्या कम करना, वो हवा को बस ऐसे लेंगे, ओनली 3 मिनट्स, टाइमर लगा दो। तो जो योगा करने वाले थे वो तो बच जाएंगे टाइमर में, और जो शराबी ये सिगरेट वाले और ये हमारे एरिया जो शहरों में रहने वाले वो गए 3 मिनट में सांस की, उनको पता भी नहीं चलेगा सब भगवान ने किया। सही है। सूरज की रोशनी ना आए तो इमेजिन करो क्या हाल हो जाए हमारा, है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैन मेड है, जो जिसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है, उसके बिना आप रह सकते हो, लेकिन गॉड क्रिएचर जो है उसके बिना हम नहीं रह सकते। चलो इधर आ जाओ। अब कैपिटल के टाइप्स की बात करते हैं। कैपिटल कितने टाइप्स का होता है? एक तो होता है मेरा फिक्स कैपिटल, जैसे मशीनरीज वगैरह। एक सर्कुलेटिंग कैपिटल, जैसे बीज, बीज डाल देते हैं खेतों में, इतने से लाके डालते हैं, ऐसे 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 कर दिया। अब थोड़े टाइम में उस पर खेती वेती करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या हो जाता है? ये बड़ी सी फसल तैयार हो जाती है। तो वो बीज मेरे लिए बहुत बड़ा कैपिटल है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। तीसरा होता है रियल कैपिटल, जैसे फिजिकल गुड्स, बिल्डिंग्स दिखती हैं वो पूरी, रियल कैपिटल। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी स्किल, ये मेरी स्किल है, ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्लास के अंदर में पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी सोचते हो यार इस कि कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल उठा के लाता है, ये क्या है, कहाँ से, है ना। बाहर जाके मेरे को कुछ लोग भोंदू समझते हैं, इनोसेंट, जो मैं हूं वैसे जनरली, मैं किसी के साथ कोई कभी कोई गलत चीज नहीं करता, कुछ फालतू नहीं बोलता, कुछ भी हो, मैं कभी आउटसाइड द वर्ल्ड बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन यहाँ मेरा काम है, इधर भी मैं इनोसेंट। आ जाओ बच्चों, आ गया समझ में? नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे तो भाई तुम कभी ना पढ़ो मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे को अपनी स्किल लगाने की जरूरत है। तो ह्यूमन स्किल है, डॉक्टरों की स्किल होती है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अब आप लोग सब सीए बनेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे। अभी आप सब अपनी स्किल के दम पे पैसे कमाओगे ना, तो देखो कई सीए को मिलेगा 10 लाख रुपए महीना, कोई 1 लाख भी कमा रहा होगा, कोई 5 भी कमा रहा होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड किस पे होगा? स्किल पे। थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी चलता है, बट मैक्सिमम तो स्किल ही चलती है। अब जैसे वो है गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, मतलब आपके पूरे एरिया में खानदान में सब लोगों को मिला के वो जो जिंदगी भर कमाते हैं उसका सिंगल डे का सैलरी है ना, 1600 करोड़ रुपए महीने का, 1600 करोड़ रुपए, समझ गए? तो उसकी स्किल है भाई, ऑल वेल। फिर हमारा टेंजिबल कैपिटल, मतलब जैसे
कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये क्या हुआ 2.5 साल पहले अमेजोन पे, अगर ये है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ अभी ये हटा ही नहीं है। ये ये दिख रहा है तुम लोगों को, मेरी बुक है ये, मैंने 2.5 साल पहले जो है अमेजोन के थ्रू सीए फाउंडेशन की है। 3 नंबर पे देख रहे हो ब्लू ब्लू कलर का इसका वो है। अब तो बंद हो गई क्योंकि सिलेबस ही बदल गया, जैसी अपलोड हुई थी फिर सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है किस्मत ही खराब। तो क्या हुआ, मैंने सीए फाउंडेशन की किताब बनाई, तो मैंने कहा इस बार जैसे पोस्ट कोविड, मैं कहा इस बार अब ये बुक्स भी एक साइड से बच्चों को दी जाएगी, बच्चे खरीदेंगे। बड़ी मेहनत करी, बुक्स पब्लिशर से बुक बनवाई बकायदा, बैठा के डेली आता था 3 घंटे, ये कर वो कर ये कर, बहुत मेहनत करी। ठीक है भाई, करा तो वो बुक उन्होंने, मेरे पब्लिशर ने, द राइट ऑर्डर नाम है पब्लिशर का, बैंगलोर का है। पब्लिशर ने वो अमेजोन पे पब्लिश करी तो बिकी, 2000 किताब बिकी थी। ठीक है, 2000 बुक साउथ में बहुत बिकी। तो वो 2000 बुक्स का मेरे को पर किताब रॉयल्टी मिलता था 108 रुपए का। कितने का? 108 रुपए। मेरा वो कैपिटल है या नहीं है? मैंने क्या किया उसके लिए? वो तो चली गई बुक, वो अपने आप अब सेल हो रही है, उसमें बस मेरा दिमाग लगा हुआ था। वो मेरे नाम से वो किताब का कॉपीराइट था। क्या था? कॉपीराइट। तो मेरे को कॉपीराइट के बदले में रॉयल्टी मिल रही थी, पर बुक 108 रुपये। बड़ा मजा आता था जब पैसे आते थे, मैं कहा यार चल कुछ तो आ रहे। इतने में इंस्टीट्यूट ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में बोला कि सिलेबस चेंज। दिल तो ऐसा रोया था चल कोई बात नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? फिर है हमारा इंडिविजुअल कैपिटल, जैसे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी इंडिविजुअल कैपिटल है। और फिर है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल जो पूरी सोसाइटी से रिलेटेड होती है, जैसे रोड है, जैसे लोगों ने क्यों सड़क के लिए एक नया डायलॉग बनाया, सड़क क्या तेरे बाप की है, वो इसी सोशल कैपिटल की वजह से, क्योंकि वो किसी के बाप की सड़क, वो सबके लिए। आप चल रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आप, है ना। शर्त यह है कि आप सड़क के बीच में मत चलेंगे तो रौंद के चला जाएगा कोई, साइड से चलना। ठीक है। अगला है मेरा कैपिटल फॉर्मेशन। बेटे मेरे कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है उसी कैपिटल को और कैपिटल बनाना, फॉर्म करना, नया कैपिटल बनाना। तो मैंने आपको बताया, एक तो सेविंग। पहले तो भाई आपको अपनी सेविंग की हैबिट बढ़ाना पड़ेगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम करना पड़ेगा। अभी विदेशी लोग करते हैं, विदेशी क्या करते हैं, वो पूरा खर्च करते हैं। हम इंडियंस में बहुत अच्छी आदत है, इसीलिए तो हम कभी मरे नहीं, गिरे नहीं। हमें इतने लोगों ने हमारे ऊपर राज कर लिया। सोच के देखो कितने लोगों ने राज किया। वो मौर्यज आए, फिर मुगल्स आए, कई सौ साल राज किया। ठीक है, कई सौ साल तक राज किया मुगल्स ने। उसके बाद अंग्रेजों ने किया, फिर कांग्रेस आ गई। सही है समझ रहे बात को? इतने लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, हमें खूब लूटा दबा के। और आज भी देख लो, हम बिल्कुल सीना तान के खड़े रहते हैं। किसी और देश के साथ ऐसा हो जाए, वो देश का नक्शा बदल जाए। क्यों? हमारे अंदर प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कम है और सेविंग ज्यादा है। हमें जब सब कुछ लूट के ले जाते हैं ना, जब सब चले जाते हैं, फिर हम अपने घर का वो गड्ढा खोदते हैं, उस खड़ा निकालते हैं, उसके अंदर भी कैश पड़ा होता है। फिर हंसते हैं वो जो लुटेरे थे साला आया कुछ समझ? मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये हम इंडियन की प्रोपेंसिटी है। हमारे को कितना भी लूट ले, कहीं ना कहीं पड़ा होगा पैसा। कई बार होता है, मतलब कई बार ना मेरे को भी टेंशन हो जाती है, यार अभी तो खर्चे इतने बढ़ गए और इनकम भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है पहले के मुकाबले, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये वो बहुत सारे, कैसे मामला चलेगा। तो 1-2 मिनट के लिए टेंशन हो जाती है, फिर याद आता है साले तेरे तो वहां भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, चल छोड़ हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, टेंशन हो जाती है, फिर याद आता अपने बात तो है, क्योंकि हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपेंसिटी टू। लेकिन अब का जो यूथ है ना, वो अब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गया है।
वो डेली कमाता है, डेली खर्च कर देता है। लेकिन उस गधे को ये नहीं पता कि वेस्टर्न कंट्री वाले खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, फ्री इंश्योरेंस सब कुछ देती है, वो भी अच्छी लेवल पे। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी, हमें इसके लिए कमाना पड़ेगा। लेकिन यूथ है वो जल्दी समझ जाएगा, वो जल्दी बिगड़ता है तो समझता भी जल्दी है। समझ रहे हैं? तो हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो इंक्रीज करना है और कंजम्पशन डाउन करना है। और सेविंग डिपेंड करती है इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। कमाई 15,000 रुपए महीना, क्या सेव करेगा आदमी? वो 10 दिन में 15,000 खत्म हो जाते हैं, फिर उधार लेता है, फिर सैलरी आती है, फिर खत्म, फिर उधार लेता है, साल भर तक ऐसे चलता है, फिर उसकी नौकरी छूट जाती है, फिर वो एरिया छोड़ देता है, क्योंकि लास्ट में जिससे उधार लिया है उसको पैसा वापस नहीं दे पाता वो। इंडिया का ये रूल है। जो नौकरी पेशे वाले आदमी है, जो बहुत कम कमाने वाले लोग हैं, वो इसी चक्कर में, इसी दलदल में फंसे रहते हैं। चलो सेविंग ओके, कोई दिक्कत? आगे सेविंग के बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग को चावल के डब्बे में नहीं रखना, सारी सेविंग को क्या करना है भाई? मनी की सप्लाई चाहिए नहीं चाहिए मार्केट में? और मनी की सप्लाई के बिना आपका काम कैसे होगा? तो मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वेल? तो मोबिलाइजेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूशंस है, जैसे म्यूचुअल फंड। सही है? वो लोग कहते हैं सही है, सुना है ना तुमने? वाकई में सही है। आपके घर में अगर आपकी फैमिली में मम्मी मम्मी पापा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, आप उनको बोलना कि पापा बेशक 10,000 रुपए या 5,000 रुपए की एसआईपी करो, करो जरूर। ठीक है? उनको बोलना। बड़े सारे एजेंट बैठे हुए हैं, मतलब अच्छे अच्छे हैं, एंजल वन है, आपका एनजीए का ई वेल्थ है, और भी। बस एलआईसी में मत करवाना, चोर कंपनी है वो। इसके अलावा बाकी सब जगहों पर एलआईसी को छोड़कर कहीं भी म्यूचुअल फंड में बोलो घर वालों को कि अगर नहीं करते तो 5-10 हजार की मंथली एसआईपी करें, देते वक्त पता भी नहीं चलेगा। और एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, 10-15 साल। लॉन्ग टर्म में कभी भी मार्केट लॉस नहीं देती। 15 साल बाद वही जो इतना इतना सा जो पैसा डाला था ना, वो ऐसा पहाड़ बन जाएगा पैसों का, क्या ही बताएं। मेरे एक अंकल थे, अंकल और आंटी, छोटा सा बिजनेस था उनका। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया 2010 में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि उनकी कैपेसिटी 15-20 हजार डालने की थी। बट क्योंकि म्यूचुअल फंड तब लोग नहीं जानते थे ज्यादा, तो भी उन्होंने चल ठीक है 5,000 डाला। तो 2010 से डाला, आज 2024 है, 14 साल हो गए। 14 इंटू 60,000 रुपए करना जरा, कुछ 8,40,000 रुपए डाले उन्होंने। पता है उनका फंड कितना है? 65 लैक्स अब भी एट प्रेजेंट। 65 लैक्स उनके उस फंड में पैसा बढ़ा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड बहुत जरूरी है, मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है? चाहे 1,000 रुपए की डालो एसआईपी, 1,000 की भी होती है, 500 की भी होती है, बट डालो जरूर। बस एसआईपी का एक फंडा रहता है, जितना लंबे समय तक डालोगे। जैसे तुम लोग यंगस्टर्स हो, अभी अगर तुम्हें घर से खर्चे के 2,000 मिलते हैं, 1,000 मिलते हैं, आप एक काम करो, 500 की अभी से एसआईपी मारना। मार के देखो एक बार, मम्मी पापा से बोलो मुझे 500 रुपए इसमें डाल के दो, वो खुश होके देंगे तुम्हें। चल उड़ा तो नहीं रहा, कम से कम तुम डालना ये पैसा भी। तुम 20 की उम्र है तुम्हारी, तुम 60 की उम्र तक डालना इस एसआईपी। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा अभी मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो। यहाँ पर एक बार देखते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 500, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, टाइम पीरियड 40 साल। देखना जरा, 1,60,00,000 के आसपास, 500 रुपए, 6,000, मतलब इन्वेस्टमेंट 2,40,000 की, बस रिटर्न है 1,54,00,000 का। कंपाउंडिंग का ये गेम होता है, नहीं समझे? दिस इज द गेम ऑफ कंपाउंडिंग। जितना अर्ली एज स्टार्ट होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। इन्फ्लेशन उसके अकॉर्डिंगली कम होगा, इन्फ्लेशन को आप कर लें, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से भी इसकी वैल्यू कम से कम 75 लाख रुपए होगी उस टाइम पे। समझ रहे हो?
ये देख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो 1.5 करोड़ में मस्त, उस टाइम पे भी अगर फ्लैट कितने भी महंगे हो जाए, 3 BHK का आलीशान मिलेगा उस समय भी। किसी सोसाइटी में जाओगे तो कितने रुपए से? 500 रुपए मंथली, जो आप 6 बार मोमोज वाले को दे आते हो महीने में। सही है। चलो, क्या कह रहा, आज से ही करूंगा सर। अकाउंट खुलवाना होता है इसका, डीमेट अकाउंट वगैरह। चलो डन करें। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। और तीसरा क्या है? तीसरा बच्चा मेरे इन्वेस्टमेंट। अब हम जहां सेव कर रहे हैं वो बंदा क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा। ऑल वेल, खत्म। चलो, कैपिटल हो गया। अब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ओए, अब पैसे की बात कर रही तो अब आपस में वही लगे पड़े हो, क्लास में आओ। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? जब कोई पैसे के बारे में बताता है ना, बड़ा मस्त मजा आ रहा होता है सुनने में। हाँ, और बता, क्लास ऐसी की तैसी, तू बता। हैं? इधर आ जाओ भाई क्लास में। तो एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है? तो 3 फैक्टर है, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 फैक्टर है। इन तीनों फैक्टर को मैनेज करता है चौथा फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। चौथा फैक्टर हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है। बिना एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं होता। जैसे कोई कंपनी है जो करोड़ों रुपए लगा के खोली लेकिन डाउन हो गई, कोई कंपनी है जिसने इतना थोड़ा सा पैसा लगाया लेकिन बहुत हाई हो गई। तो दोनों का फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप का था। जैसे विजय, क्या पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पेटीएम है। नहीं, सुन तो लेते पहले पूरा। वो तो चोर है साला। एक विजय, पता नहीं, विजय शायद गुप्ता है, पेटीएम का फाउंडर। पेटीएम है ना? पेटीएम बताओ कैसी कंपनी है? सर अच्छी बुरी तो मत, बैन कुछ नहीं हुई वो, आरबीआई की तरफ से पेनल्टी लगी है, वापस सही हो गई वो, पेनल्टी भर के। और क्या, ऐसे थोड़ी बंद हो जाती है कोई कंपनी। अब देखना वहां पर ना, वो अब ऐड नहीं कर सकते पैसा। यस। अभी सुनना, वो छोड़ो, वो छोटे मोटे ड्रॉबैक कंपनियों में वो चलते हैं, वो सही भी कर देते हैं। पेटीएम कंपनी कैसी है ये बताओ? कोई जानता था? चाइना नहीं, यूएस से। पेपाल था टेस्ला का, वहां से इन्होंने कॉपी किया। तो पहले ना छुट्टों के बड़े झगड़े होते थे, इस पे ऐड भी चलाई थी उसने, छुट्टे के झगड़े बंद करो, पेटीएम करो। जैसे कहीं 58 रुपीज हो गया तो मैंने उसको 100 का दिया, वो कहता खुले नहीं है। तो या तो मैं बोलूंगा 8 बाद में लियो, या वो बोलेगा 2 बाद में लियो। भाई हमारा 1 रुपए भी कोई रख लेना, दर्द याद रहता है। उसकी दुकान भाई माचिस दे दे, चाहे हम 2 करोड़ क्यों ना कमाते हो मंथली, चाहे हमने खुशी से टिप क्यों ना दे दी 2,000, अलग बात है। मेरे 2 रुपए रखेगा तो मैं बोलूंगा भाई माचिस दे, या टॉफी दे 2 रुपए की, 1 रुपए की एक, और 2 2 रुपए की। कुछ आ रहा है समझ? तो फिर ये पेटीएम वाले ने भी सोचा, यार बड़ी लड़ाइयां होती है छुट्टे के झगड़े के चक्कर में, उसने देख कंपनी बना हमारी। ये कंपनी कैसे हुई थी? पेटीएम 10 10 रुपए लेते थे, 20 रुपए पेटीएम कर दिए, बड़ा मजा आता था। और जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद ऐसा बूम मारा इस डिजिटल पेमेंट ने, आज की डेट में वो आलू बेचने वाला ही बंदा जो पहले बोलता था कैश लूंगा, अब वो बंदा भी अपने पास स्कैनर लेके घूमता है। उसे पता है कि कस्टमर सामान नहीं लेगा। मैं अपना पर्स लेके घूमता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, आदत होगी ना उठा के जेब में रखने की। मेरे पर्स में 10 रुपए हो, कई दिनों से रखे हुए, कई दिनों से, 1 2 दिन में नहीं, कई दिन हो गए। और मैं, मेरे दिन भर में जितनी ट्रांजेक्शन होती है मैं वही कर देता हूँ, पूछता भी नहीं हूँ। जैसा कि मेरी वाइफ, बच्चे घर पे नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो बाहर से कुछ मंगाना होता है, बाहर ही जाके खाना होता है, तो मैं जाके खा पी के स्कैनर का है, इतने में बोलते यहाँ नहीं है। फिर तो आज तक हुआ ही नहीं, सबके पास स्कैनर होते हैं, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, वही बंदा विजय, विजय ने, विजय गुप्ता जो भी नाम है, उसने अपने सारे लैंड, लेबर और कैपिटल को मैनेज किया। तो मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। अच्छे से मैनेज करेगा तो चल गई कंपनी, और नहीं करेगा तो डूब गई कंपनी। तो चलना और डूबना दोनों ही उसी पे डिपेंड होता है।
तो देखो लिखा है हैविंग एक्सप्लेन द थ्री फैक्टर नेमली लैंड लेबर कैपिटल वी नो नाउ टर्न टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्थ फैक्टर द एंटरप्रेन्योर. It is not enough to say that production is a function of land, capital and labor. There must be some factor which mobilize these factors, combine them in the right proportion. किस बंदे को, किस लेबर को किस काम में लगाना है, किस मशीन को कब यूज करना है, इसका दिमाग किसके पास होता है. Initiate the process of production and bear the risk involved in it. This factor is known as the entrepreneur. इस फैक्टर को आप क्या कहते हो? एंटरप्रेन्योर आप लोग कहते हो. He has also been called the organizer, the manager or the risk taker. But in these days of specialization and separation of ownership and management, the task performed by a manager or organizer have become different from that of entrepreneur. While organization and management involve decision making of routine and non-routine type, the task of entrepreneur is to initiate production work and bear the risk involved in it. मैंने ये मेन लाइन लिखवा दी थी, यही है इसकी मेन लाइन. एंटरप्रेन्योर का टास्क क्या है? इनिशिएट एंड बियर द. इतनी पूरी कहानी में से क्वेश्चन इसी पे आएगा. डन. अब क्या था, फंक्शन क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के? तो सबसे पहला इनिशिएट बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन. तो भाई वो देखता है कहां से अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने वाला बंदा कौन होता है? एंटरप्रेन्योर. मैं बताता हूँ. कोविड आया, कोविड में कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत पैसे कमाए. किन्होंने? वो मास्क बनाने वाले, सैनिटाइजर बनाने, साबुन बनाने वाले, डिजिटल वाले, जो घरों घरों से खाने का सप्लाई करते थे, उन लोगों की तो चांदी निकल गई. नहीं समझे? ऑनलाइन फूड, जोमेटो, स्विगी खूब चला, ब्लिंकिट वगैरह की शुरुआत उसी टाइम पे. मतलब इतना तगड़ा. मैं कोविड अगर अर्थव्यवस्था के लिए देखें, कई लोगों की डेथ हुई, वो अलग, मैं इमोशन को साइड करके बोलूं. अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो कोविड ने अर्थव्यवस्था को इतना तगड़ा बूम दिया. थोड़े टाइम के लिए अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसके बाद तो भाई साहब कोविड ने देख लो आज की डेट में सारा काम डिजिटल. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि ये खतरनाक है, ये लोगों की जॉब्स, जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब कम हो रही है. देख रहे, पूरा उल्टा गेम होगा अब. तो जितना एक्सप्लॉइटेशन अभी तक हुआ है, इससे ज्यादा होगा आगे. इसलिए अब ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तो इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, वो बोलना वो यूट्यूब यूट्यूब पे देखते हैं वो कि पढ़ा लिखा नहीं हूं इसीलिए इतना कमा रहा हूं. तो ये सब मत देखा करो. पढ़ा लिखा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो एक्सप्लॉइटेशन इतना तगड़ा होगा फ्यूचर में कि क्या ही बताएं. ठीक है. तो इनिशिएटिंग बिजनेस में देखो कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर सेंसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सेंस कर लेता है कि वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो पहले से दिमाग लगा लेता है. जैसे रिलायंस जियो 2016 में आया था, क्या लग रहा है एक्शन 16 में लिया था उसने? वो 2007-8 में प्लान करके बैठ गया होगा कि भाई अब तो जमाना डिजिटल का हो गया है, होने वाला है, भविष्य उसने देख लिया, उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने काम किया. एंड कंसीव प्रोजेक्ट आइडिया, डिसाइड ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये सारे काम ये करता है. दूसरा रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग. तो दूसरा काम क्या है? द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस लाइज विद द एंटरप्रेन्योर. सारी जिम्मेदारी उसी की है. What is planned and anticipated by the entrepreneur may not come true, and actual course of event may differ from what was anticipated and planned. क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है. आज मैंने कोई प्लान बनाया, मैंने एग्जीक्यूट करा, बाद में वो प्लान फेल हो गया. तो सर आप कभी भी आज जो चल रहा है उस पर ना जाएं, जो चलने वाला है ना उस पर जाना. क्यों? जो चल रहा है ना वो तो चल ही रहा है, पर चला तुमने सारे रिसोर्सेज को उसमें लगा दिया जो चल रहा है, इतने में वो आउटडेटेड हो जाएगा. समझ रहे हो कुछ? जैसे आज की डेट में अमेजोन वगैरह पे लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं. अब जो नया बंदा अमेजोन पे जाएगा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी भरमार है दुकानों की. नहीं आया समझ में? और जब अमेजोन शुरू शुरू में इंडिया में आया था तो देखो फिर
लोगों ने जो अपनी दुकानें वहां रजिस्टर्ड की, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। आ गया समझ? चलो, the economy is dynamic and change occur every day. The demand for a commodity, the cost structure, fashion and taste of the people, and government's policy regarding taxation, credit, interest rate, etc. may change. All these changes bring out about changes in the cost and or demand condition of a business firm. It may happen that as a result of certain broad changes which were not anticipated by entrepreneur, फर्म को लॉस हो जाएगा। होगा या नहीं? मान लो एंटिसिपेशन मेरा गलत हो गया और चेंज ज्यादा हो गया, फर्म को कौन क्या हो जाएगा? लॉस। तो रिस्क कौन बियर करेगा? ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को फिर फाइनेंशियल रिस्क बियर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी रिस्क भी बियर करना पड़ता है। नया इन्वेंशन आ गया, मैं बता तो रहा हूं, मेरे से गलती हुई। एक मेरे पास एक नया लैपटॉप था, मैंने खुद ही लिया था। सर ने मुझे बोला कि एक काम करते सर, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब लैपटॉप लेते हैं। मैं लास्ट ईयर क्या करा, ये ले लिया, और लेने के 15 दिन बाद दिमाग खराब हुआ, मैं आईपैड ले लेता। अब ले लिया तो इसका यूज कर रहा हूँ। अब मैंने कहा चलो अब आईपैड पे जाएंगे। आईपैड भी अब लूंगा सोच समझ के, अच्छे लेवल का, उससे सारे मतलब आपकी इन्वेंशन आपने परचेज कर लिया और पता चला टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। हालांकि हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं था, कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। कई लोग तो 200-200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, समझ गए? ठीक है, और तीसरा काम क्या है भाई? कोई नए आइडिया नहीं लाओगे, इंट्रोड्यूस करो नए इनोवेशन। इंटरप्रेन्योर का टास्क यही होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली नया इनोवेशन, नया प्रोडक्ट, इम्प्रूव डिजाइन, सब नई इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस मॉडल, अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड। जैसे नोकिया, आप लोग नोकिया के बारे में जानते हो? आपने वो फोन देखे कीपैड नोकिया के? फेंक के मारो, 3rd फ्लोर से कुछ नहीं होता था। 2310, 3310, 5610, 5210, ये सब 6600 सीक्वेंस होते थे, मॉडल नंबर फोनों के। आप बिलीव नहीं करोगे, नोकिया का शुरुआती 2000 में भारत के टोटल मार्केट शेयर का अकेली वो कंपनी थी जिसका 70% था। 70% समझते हो? 70%, मतलब 10 में से 7 फोन नोकिया के थे मार्केट में। 2 या 2.5 सैमसंग के होते थे, बाकी पॉइंट वाला चाइना आ गया था। चाइना वाले 4 स्पीकर, 4 कैमरा, डबल सिम, इतना बड़ा सा हाथी जैसा फोन होता था उनका, आधा किलो का। और उनका फोन, चाइना के फोन को लोग म्यूजिक के लिए सुनते थे। लोगों को नए नए जब फोन आया था ना, म्यूजिक का बड़ा शौक चढ़ गया, गाने डाउनलोड करते थे और सुनते थे। चाइना का फोन, मतलब ऐसा माना जाता था उस टाइम पे, अगर किसी के पास चाइना का फोन है तो वो बंदा वो है बहुत लोअर क्लास का। और अगर वो फोन बज जाता था ना, वो भाई साहब धमाका हो जाता। मेट्रो पे चल रहा है एक बंदा जिस पे चाइनीज फोन है, मैंने कई जगह करोल बाग में मिलते थे 3-3 हजार के। चाइना फोन है, जेब में रखा हुआ है, बंदे को लग रहा है कि उसके पास बड़ा अच्छा फोन है। और जब उसकी बैल बजती थी ना, तो मेट्रो की पहली बोगी से 8वीं बोगी तक उसकी तेज आवाज जाती थी, डीजे बज रहा हो। और गाना भी इतना डेंजर होता था उनके फोन का, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, ऐसा गाना बजता था। ओ बंदे देख रहे ये क्या हो गया, किसका टूट गया दिल? चाइना के फोन चलते थे पहले ऐसे। तो 0.5% चाइना ने ले लिया था। जो लोकल क्लास था ना, गरीब क्लास, बहुत ही, तो जिनको म्यूजिक का, कैमरे का, वीडियोस का शौक था, वो 3000 में चाइना ले लेते थे। फिर एक स्टैंडर्ड क्लास था, स्टैंडर्ड क्लास लेता था नोकिया, जैसे आजकल स्टैंडर्ड लेता है एप्पल। उस टाइम नोकिया का N73 हुआ करता था। मैंने तुम्हें एक फ्रॉड की कहानी बताई थी, नेहरू प्लेस वाली। N73 होता था, तो नोकिया की सीरीज थी। नोकिया ने अपने आप को में बहुत ज्यादा घमंड कर लिया। पता है, अगर आपको जिस दिन आपको ये लग गया ना कि बस भाई बहुत हो गया, अब तो अपना ही मार्केट है, उसी दिन आप गिर जाओगे। अब एंड्रॉइड आ गया, नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉइड में नई 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 इन्वेंशन करी। वो कह रहा है जी हमारा तो 70% शेयर है,
आप बिलीव नहीं करोगे, 2 या 3 साल ही लगे होंगे, खत्म। आज की डेट फिर वो लेकर आए नोकिया, एंड्रॉइड फोन बाद में। अब तुझे कौन पूछेगा, वो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, हैंग होता रहता था उसका फोन। कई लोगों ने भरोसे पे खरीदा, बेकार निकला। देख लो, बताओ मार्केट में नोकिया को कोई पूछता है? और देख लो, ये सिर्फ 10-12 साल की पहले की कहानी। तो एक ही काम, इनोवेशन। सैमसंग ने कभी कम नहीं किया, सैमसंग हमेशा मार्केट से एक कदम आगे रहा है, इसीलिए वो जिंदा रहा। एक और बताता हूँ नाम, वीडियोकॉन। सुना है वीडियोकॉन? बंद हो चुका है। लोगों के घर में पुराने प्रोडक्ट होंगे, अब है टीवी पुराना वाला, माइक्रोमैक्स। इनोवेशन नहीं करोगे, यू विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट। तो अपनी लाइफ में भी ऐसी इनोवेशन करना है, रोज नया पढ़ना है, रोज सीखना है। नए पढ़ोगे, नई सीखोगे, नए लोग नहीं मिलेंगे, नया माइंड डेवलप नहीं करोगे, आपकी कोई औकात नहीं है। आपको कॉल सेंटर में जॉब नहीं मिलेगी 10,000 रुपए की। फैक्ट बोलता हूं मैं मार्केट की, भाई इमोशनल जॉब कोई नहीं देता आपको। सामने वाले को आप प्रोडक्ट की डिलीवरी दोगे, सामने वाला सैलरी देगा। तो बिल्कुल समय के अनुसार चलना चाहिए हमें। और इसका मतलब ये नहीं कि हबड़ दबड़ कछुए की चाल चलो। रोज थोड़ा सीखो, डेली अपने अंदर थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करो। एक समय आएगा, आप इतने परिपक्व हो जाओगे, क्या कहते हैं, इतने केपेबल हो जाओगे कि आपकी डिमांड धीरे धीरे होने लग जाएगी। दुनिया आपको धीरे 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 पूछने लग जाएगी। एक दिन से कभी नहीं होता। जैसे देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट दिखाया आपको, 10,000 रुपये मम्मी ने महीने सेव करे, तो 15 साल बाद मम्मी के कितने हो गए? 67 लाख। क्या वो एक महीने से हो गए? धीरे 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 धीरे। ऑल वेल, सबको आ रहा है समझ में? अब एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या होती है? अच्छा, इतनी मैं भूल गया था टाइम। एंटरप्राइज आज थोड़ा 10-15 मिनट लेंगे एक्स्ट्रा। एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब लिमिटेशंस। एंटरप्राइजेस की लिमिटेशंस क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? देख भाई, उसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। एक तो उसका होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ एंटरप्राइज टू सर्वाइव एंड स्टे। जैसे नोकिया है, वो अब अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाया, वो रह ही नहीं पाया। तो पहला तो यही होता, देखो पहले कहीं पर भी आप जाओगे, जैसे मान लो आप एक मजदूर हो अपने गांव से, 18-19 की उम्र में आपको गांव छोड़ना पड़ा मजबूरी में। आप किसी शहर में चले गए, किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं करते। पहला ऑब्जेक्टिव रेलवे स्टेशन पे उतर के सबसे बाहर जाके क्या होगा? सबसे पहला होगा खाना कहाँ मिलेगा और रात को सोऊंगा कहाँ। अगर गुरुद्वारे में सोता हूँ तो गुरुद्वारे में कहाँ जाऊं, रोड पे सोऊं तो सेफर रोड कौन सा है, पता चला सलमान खान आ जाए गाड़ी लेके, है ना? नहीं समझे? फिर वो कमाएगा बाद में, फिर वो घर वर लेना बाद में। पहले उसका काम क्या है? अपने आप को सरवाइव करना। तो पहला काम हमेशा हर एंटरप्राइज का ही होता है, भाई बचा के रखो अपने आप को। जैसे कोविड आया था, कोई प्रॉफिट गेन नहीं। जो कंपनीज थी सब एक ही बात कहते थे, जिंदा रहना इस समय पर, बस जिंदा रहना। कईयों के बिजनेस बंद हो गए, उस जिंदा रहे, और जो बच गए वो देखो फिर खड़े हो गए। हम लोग खुद टेंशन में आ गए थे, हम फेस टू फेस पढ़ाते थे पूरा, 18 महीने हमारा क्लासेस कोचिंग बंद रहा। 18 महीने जानते हो 18 महीने कितने होते हैं? 1.5 साल। मतलब जो एक दिन में 12 घंटे पढ़ा रहा है, वो 1.5 साल तक कुछ नहीं पढ़ा रहा। वो पढ़ा के आ रहा है, वो सुन रहा है फिर लोगों की। हम भी, मैं भी सुनने लग गया था लोगों से। मैं कहा बता यार, ये दुनिया। और अच्छा वो कोविड आया, लोगों की पहचान हो जाती है कि कौन कैसा मामला है। उस 1.5 साल ने इतना कुछ सिखाया कि मैं बड़ा खुश था। मैं कहा यार अच्छा हुआ यार, ये काम वाम बंद हुए, थोड़ा दुनिया को परखने का समय तो मिला।
नहीं तो हम तो एक अलग ही लेवल से दुनिया को देख रहे थे। तो इस जगह पर आपके सिर्फ काम की, आप जिंदा रहो बस, समझ रहे हो, जिंदा रहो। तो ऑर्गेनिक मतलब जिंदा। अब मेरे जिंदा ही रहना है या कुछ कमाना खाना भी है? जिंदा तो कुत्ता भी रहता है, नहीं रहता? जानवर, वो भी तो सरवाइव कर लेता है। तो फिर ह्यूमन और जानवर में फर्क क्या है भाई? कुछ कमा ले। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आपने देखा कहीं बाढ़ भूकंप सुनामी आती है तो सारी कंपनियां एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। कोई पानी सप्लाई कर रहा होता है फ्री में, कोई बिस्किट कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कपड़े देता है, दवाइयों की कंपनियां दवाई देती है। ये सब मैं कब करूंगा? मैं भंडारा कब करूंगा? जब मेरे घर में आटा चावल होगा। यानी कि अब जब मैं कमा चुका हूं तो अब मैं सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करूंगा अपना। भाई जहां से मैं रिसोर्सेज ले रहा हूं उनको वापस दूंगा या नहीं? फिर है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव, एक एक करके पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक समझ में आ गया? ठीक है। ऑर्गेनिक के अलावा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर। तीसरा मेरा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या है? सिंस एन एंटरप्राइज लिव्स इन ए, और वो कभी ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो सोसाइटी की नीड्स को क्या ना कर दे, फुलफिल ना कर दे। तो some of the important social objective of business are to maintain continuous and sufficient supply of unadulterated goods and article of standard। अब ये थोड़ी मैं कुछ भी बेच दूं, अच्छा गुड्स बेचूं क्वालिटी के साथ, मैं प्रॉफिटेरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिस ना करूं, मैं अपॉर्चुनिटी, मैं अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं लोगों के लिए ताकि और काम कर पाए, वो उनके उनका भी घर चले, हमारा भी चले। मैं इंश्योर करूं एंटरप्राइज का आउटपुट किसी भी टाइप का पोल्यूशन, एयर वाटर नॉइस प्रोड्यूस। हालांकि ये सब हो नहीं रहा है, बट फिर भी कई लोग ये सोचते हैं, पेड़ लगाते हैं, वो कुछ और करते हैं, सब सोशल ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? एक बार बताओ, मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं और मैं उनको बेल्टों से मारता हूँ सुबह 9 बजे। ये तुमने फिल्मों में देखा है, बाहुबली में देखा है? भाई ऐसा नहीं, ह्यूमन है वो भी। तो मैं उनको फेयर ट्रीट करूंगा, वो आएंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, चाय दूंगा, लंच का समय रखेंगे, रिलैक्सेशन के लिए कुछ और रखूंगा, सैटरडे संडे ऑफ रखूंगा, महीने 2 महीने में पार्टीज करवाया करूंगा। तो मेरे को उनसे क्या देना है? फेयर डील देनी है एम्प्लॉइज को। तो चलो 10,000 की सैलरी में 24 घंटे, बाकी तेरा। 24 घंटे तू यहाँ काम कर, बाकी देख ले। मर जाएगा एम्प्लॉय वो हफ्ते भर में। अगला, तू डेवलप नई स्किल एंड एबिलिटी, अपने एम्प्लॉय में नई स्किल्स एबिलिटी डेवलप करते हैं। जैसे स्कूलों में देखते हो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, वहां ये ड्राइंग बनवाना, सोशल कल्चरल, है ना? वो क्या नई स्किल डेवलप करते हैं तुम्हारी लाइफ में। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड मैटर अफेक्टिंग देम। कोई डिसीजन मेकिंग ले रहा है, ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जहां एम्प्लॉयज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उनसे पूछो तो सही। उनसे पूछा नहीं, डिसीजन ले लिया। जैसे पुराने जमाने में शादियां करवाई जाती थी, लड़की अंदर बैठी, उसको पता भी नहीं कि उसको देख के चले गए, उसके ब्याह वाले दिन बता रहे हैं तेरा आज शाम को शादी, तैयार हो जाए। नहीं यार, पहले ऐसा होता था, उसकी शादी तय कर दी, लड़के लड़कियों की दोनों, उन्हें पता ही नहीं है हमारी शादी तय है। उन्होंने लड्डू वड्डू खा लिए, वो चले भी गए। ना भाई, हमसे पूछ लो कि तुम्हारी शादी है, फिर हम अपना डिसीजन देंगे कि पिंकी से प्रेम करता हूं। समझ गए? आ गया। टू मेक द जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड, अब नेशनल, भाई देश के लिए भी कुछ करें क्या, या अपने लिए करें? झंडा ऊंचा भी तो रहे हमारा। तो आ जाओ जी। एन एंटरप्राइज शुड एंडेवियर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल लीड्स। जैसे नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करो। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, 26/11 हमला हुआ, हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी ने किया। उस टाइम पे टाटा नैनो लॉन्च हुई थी, मतलब इसकी रतन टाटा की। तो पाकिस्तानी कंपनीज आई थी रतन टाटा से टाटा नैनो गाड़ी लेने, और नैनो का प्रोजेक्ट बहुत डाउन चल रहा था, सेल नहीं हो रही थी। रतन टाटा ने बोला सालों सारी गाड़ियां आग लगा दूंगा, लेकिन तुम टेररिस्टों को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा देश मेरी प्रायोरिटी है।
आ रहा है कुछ समझ में? तो नेशनल प्रायोरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे घर में मेरे पापा को किसी ने गाली दे दी थी किसी टाइम पे, मान लो, और आज मैं उसी के साथ डील कर रहा हूँ बिजनेस में, क्या लगता है आपको मेरे से बड़ा वाला है कोई? नहीं ना। पैसा वैसा अपनी जगह भाई, पहले मेरे पापा को तू सुना के गया हुआ था, मैं तेरे से बिजनेस करूंगा, नहीं समझे? मेरे देश के साथ में कोई उल्टा करेगा तो मैं उस बंदे के साथ में काम, टू हेल्प द कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस। इसीलिए तो आया स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। क्यों ये पूरी दुनिया G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर हमारा इस बार फ्रंट पे खड़ा हुआ था, देखा तुमने? पहले मनमोहन सिंह था, उसको कोने में खोपचे में खड़ा रखते, चल भाई निकल, फर्क नहीं है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर सबको नमस्ते करके बुला रही है, नमस्ते की वैल्यू क्या है? और पहले वो गाल चुमते नोम नोम, ठीक है, फर्क नहीं है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, उसने अकेले नहीं किया, उसके लोगों ने किया, हम इंडियंस ने किया। हम डरते थोड़ी किसी से, काम बहुत आता है हमें। वो है थोड़ा बहुत प्यार व्यार में पड़ के थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाते हैं, बाकी तो वहां से निकलने के बाद फिर हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, अच्छा आदमी। आ जाओ। टू ट्रेन यंग मैन एज अप्रेंटिस एंड दस कंट्रीब्यूट इन स्किल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड, भाई यंग लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि बाद में जाके वो हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके, ठीक है? तो ठीक है, अब एक काम करना, ये एंटरप्राइज का ये वाला टॉपिक आपके लिए होमवर्क होगा, ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, और प्रॉब्लम्स आपको पढ़ के आने, बस ये दो छोटा सा होमवर्क है। ऑल वेल, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।